आइए आज हम चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप अथवा उसकी प्रकृति के विषय में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 1857 में हुई घटना की प्रकृति अथवा स्वरूप क्या था? इस बात को लेकर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे सैनिक विद्रोह माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध के रूप में मानते हैं। कुछ विद्वान काली और गोरी जातियों के बीच सत्ता के संघर्ष के रूप में इसे देखते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा पश्चिम और पूर्वी सभ्यता के संघर्ष के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। तो कुछ इतिहासकार इसे मुसलमानों का षड्यंत्र स्वीकार करते हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे सामंती विद्रोह स्वीकार किया गया है। तो आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहकर इसे पुकारा है। इस विद्रोह के स्वरूप पर इस प्रकार विचार रखे जाते हैं। पहला, सैनिक विद्रोह। सर जॉन लॉरेंस सीले तथा रॉबर्ट्स आदि अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की घटना को सैनिक विद्रोह स्वीकार किया है। इस घटना हेतु चर्बी वाले कारतूस के प्रकरण को ही मुख्य कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। देश में जो असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी, विद्रोही सैनिकों ने उसी का लाभ उठाया और इस विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। सीले के मतानुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह देशभक्ति की भावना से रहित तथा स्वार्थपूर्ण सिपाही विद्रोह था, जिसका कोई नेतृत्व नहीं था और न ही इसे लोकप्रिय समर्थन ही प्राप्त हुआ। इस हेतु निम्नांकित तर्क दिए जाते हैं कि यह विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह था। पहला, एक सैनिक विद्रोह ही था, इसमें पूरी सेना ने भी भाग नहीं लिया था। दूसरा तर्क दिया जाता है, राष्ट्रीयता की भावना इस विद्रोह में कहीं नहीं थी। तीसरी बात कही जाती है, आम जनता ने इसमें कोई भागीदारी नहीं की थी। चौथी बात, यह विद्रोह उत्तर भारत तक सीमित रहा। पंजाब, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पूरा बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। अल्प मात्रा में असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था, जिसे असंतुष्ट जमींदारों, नवाबों और राजाओं ने समर्थन दिया था। अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने कुछ हद तक इसमें भागीदारी की थी, किंतु इस कारण इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। यदि भारत की आम जनता ने इसमें हिस्सेदारी की होती तो यह विद्रोह सफल हो गया होता। यह विद्रोह चर्बी वाले कारतूस वाली घटना से प्रेरित थी। इस तरह से इसे एक सैनिक विद्रोह साबित करने का प्रयास किया गया। ये पहला मत। दूसरा मत है, ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध इसे माना गया। जैसा कि L.E.R. रीस ने कहा है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। विद्रोह के धार्मिक कारण अवश्य थे, किंतु वह धर्म युद्ध नहीं था, बल्कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक संघर्ष किया गया था। ईसाई धर्म के विरुद्ध कोई विद्रोह हुआ हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रारंभिक कारण के रूप में धर्म अवश्य कारण था, किंतु विद्रोह जैसे जैसे आगे बढ़ा, धर्म की बात नगण्य हो गई। इस युद्ध में हिंदू और मुसलमान दोनों ने भागीदारी की, अतः इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध नहीं माना जा सकता। काली और गोरी जातियों का संघर्ष। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि यह काली और गोरी जाति का संघर्ष था। भारतीय और यूरोपीय से इसका अर्थ है, भारतीयों को काली जाति कहा गया और गोरी जाति यूरोपियन या अंग्रेजों को उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि संपूर्ण श्वेत जाति उस संघर्ष में एक ओर थी, यानी भारतीयों की ओर कोई भी गोरा व्यक्ति नहीं था। परंतु काली जाति के विषय में यह तथ्य स्वीकृत करने योग्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की सेना के साथ बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे। J.G. मिडले ने लिखा है, वास्तव में कैंप में प्रत्येक अंग्रेज के साथ 20 भारतीय थे। एक अंग्रेज के साथ 20 भारतीय थे, तो उस पक्ष को गोरा पक्ष तो कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में उसे काली और गोरी जाति का संघर्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथा मत है, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। होम्स तथा उसके समर्थकों ने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष स्वीकार किया है। यह भी त्रुटिपूर्ण है। युद्ध के समय भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ बर्बरता का यदि व्यवहार किया होता
तो यह भी सत्य है कि अंग्रेजों ने भी उसी प्रकार की बर्बरता या उससे कहीं अधिक बर्बरता का प्रदर्शन अपने व्यवहार में भारतीयों के साथ किया और विद्रोह के पश्चात भी अंग्रेजों ने भारतीयों से बदले की मांग की। जनरल नील, हडसन, हैवलॉक आदि अंग्रेज सेनापतियों ने भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय कृत्य किया था। कानपुर का विद्रोह दमन जिस तरह से हुआ, उत्तर भारत में अन्य स्थलों में भी जिस बर्बरता का प्रयोग उन्होंने किया था, उसके लिए उन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र अगला मत है। सर जेम्स आउट्रम और ट्रेलर इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र स्वीकार करते हैं। आउट्रम के अनुसार हिंदुओं के दुखों का लाभ उठाकर मुसलमानों ने षड्यंत्र किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों से राजनीतिक सत्ता छीन ली थी एवं वे राजनीतिक सत्ता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र में उन्होंने असंतुष्ट हिंदुओं को सम्मिलित कर लिया था। कोलकाता के समाचार पत्रों में इस विद्रोह को मुसलमानों का विद्रोह स्वीकार किया गया था। पहले तो यह कि कोई षड्यंत्र नहीं किया गया था। हिंदू मुसलमानों में एकता थी तो पर्याप्त मतभेद भी थे। प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे को एक मुस्लिम सैनिक ने अंग्रेजों के पक्ष में गिरफ्तार किया था या पकड़ा था। असंतुष्ट सामंतों एवं जमींदारों का विद्रोह। यह विद्रोह छोटे नरेशों, ताल्लुकेदारों, जमींदारों के द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता और शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास था। यह वर्ग अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था क्योंकि इसी वर्ग को भारत में अंग्रेजों के रहने से सर्वाधिक नुकसान या हानि उठानी पड़ रही थी। उनके साथ असंतुष्ट सैनिक और जनता के कुछ लोग मिल गए थे और यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। तो यह मत है कि असंतुष्ट सामंतों और जमींदारों का ही विद्रोह था। इसे भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। मुसलमानों का षड्यंत्र। अनेक विद्वान, जिसमें आउट्रम भी एक है, यह मानते हैं कि विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र था क्योंकि अंग्रेजों के आने से सर्वाधिक नुकसान मुसलमानों को ही उठाना पड़ा था। मुसलमानों की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। रॉबर्ट्स ने लिखा है कि वह इन मुसलमान गधों को दिखा देगा कि ईश्वर की सहायता से भारत के शासक अंग्रेज ही होंगे। कोपलैंड ने भी लिखा, क्योंकि यह पूर्णतया मुसलमानों का विद्रोह है, इस कारण बनारस के हिंदुओं से डरने का कोई कारण नहीं है। कोलकाता के सभी समाचार पत्रों ने इसे मुसलमानों का विद्रोह बताया था। इसी प्रकार सर सैयद अहमद खान ने भी माना था कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमान हर प्रकार से अधिक असंतुष्ट थे। इस कारण अधिकांश जिलों में या अधिकांश क्षेत्रों में मुसलमान ही अधिक विद्रोही थे, ये उन्होंने माना था। अब अंतिम मत के रूप में हम देखेंगे कि यह राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम था अथवा नहीं था, या राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम होने के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। अशोक मेहता के द्वारा लिखित ग्रंथ महान विद्रोह में उनके द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि उस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीर सावरकर ने भी इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे डिज़रायली ने भी राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से 1857 की घटना को पुकारा था। आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर एस.एन. सेन और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार दोनों विद्वानों ने इस विषय में गंभीर खोज की है और अपने ग्रंथ में अपने स्पष्ट विचार लिखे हैं। दोनों इतिहासकार अनेक तथ्यों को लेकर एकमत हैं, परंतु निष्कर्ष दोनों विद्वानों के अलग अलग हैं। दोनों इतिहासकार इस विषय में सहमत हैं कि विद्रोह की कोई योजना नहीं बनाई गई थी। दोनों स्वीकार करते हैं कि वस्तुतः कोई योजना क्रांति के पहले तैयार नहीं की गई थी, वह अचानक प्रारंभ हो गई थी। दोनों ने स्वीकार किया है कि 19वीं सदी के उस समय में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। बंगाली, पंजाबी, मद्रासी आदि अपने को एक राष्ट्र का सदस्य स्वीकार नहीं करते थे। विद्रोही नेता राष्ट्रीय नेता नहीं थे और न बहादुर शाह राष्ट्रीय बादशाह था। बहादुर शाह बाध्य होकर विद्रोह में सम्मिलित हुआ था। नाना साहब पेंशन स्वीकृत नहीं होने के कारण विद्रोही हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई का नारा मैं झांसी नहीं दूंगी था। अवध के बेगम और विभिन्न जमींदारों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण विद्रोह में भाग लिया था। किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर और किसी भी नेता के विचारों से यह सिद्ध नहीं होता है कि उस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इस तरह इनकार कर रहे हैं। दोनों विद्वानों के निष्कर्ष में पर्याप्त भिन्नता है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह विद्रोह
भारतीय स्वाधीनता का संग्राम नहीं था, जबकि डॉक्टर सेन के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना के अभाव में भी भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम अवश्य था। डॉक्टर सेन के मतानुसार प्रत्येक क्रांति में आम नागरिकों का कम हिस्सा ही सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह स्थिति अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम और फ्रांस की महान क्रांति के अवसर पर भी देखी जा सकती है। अमेरिकी क्रांति के अवसर पर भी बड़ी संख्या में अमेरिकन नागरिक अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। फ्रांस की क्रांति के समय भी बड़ी संख्या में फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी थे। जिस प्रकार दोनों क्रांतियों में जनता के बहुत थोड़े हिस्से ने भाग लिया, इसी प्रकार भारत में भी स्थिति थी, क्योंकि जिन्होंने भी इस क्रांति में भाग लिया उन सब का लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अतः यह भारत का स्वाधीनता संग्राम था। डॉक्टर सेन लिखते हैं कि विप्लव विद्रोह बन गया और उसने उस समय से राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया, जबकि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने अपने को दिल्ली के बादशाह के अधीन कर दिया और भूमिपति, कुलीनों तथा जनता के एक भाग ने उसे सहयोग देने का निर्णय कर लिया। जो युद्ध धर्म की रक्षा के नाम पर प्रारंभ हुआ था, वह स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करके पुनः प्राचीन शासन को स्थापित करना चाहते थे, जिसका वास्तविक प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता था। ब्रूस एम राइक्स ने अपने ग्रंथ में इसे सैनिक विद्रोह माना था। इस विद्रोह में जनता की भागीदारी को स्वीकार नहीं किया था। एडिनबरा समीक्षा जो लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें भी इसे सैनिक विद्रोह ही स्वीकार किया गया था। प्रसिद्ध बंगाली किशोरी चंद्र मिश्रा ने भी इसे 1 लाख सैनिक या सैनिकों का विद्रोह स्वीकार किया है। राजनारायण बसु तथा मराठी यात्री गोडसे भट्ट ने भी इसे सैनिक विद्रोह स्वीकार किया, किंतु वीडी सावरकर ने भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम इस विद्रोह को माना है, स्वीकार किया है। सीताराम बाबा के बयान के अनुसार, जो उन्होंने मैसूर के न्याय कमिश्नर HP डेबर्स के सम्मुख दिया था, के अनुसार 1857 की क्रांति के लिए व्यापक योजना तैयार की गई थी। 20 वर्षों तक षड्यंत्र चला था, क्या उस पर काम किया गया था, ऐसा सीताराम बाबा ने अपनी गवाही में बताया। किंतु उनके द्वारा दिए गए प्रमाण तथा वास्तविक घटनाओं में तालमेल उपस्थित नहीं होता। जैसे उन्होंने बैजाबाई को योजना बनाने वालों में शामिल बताया था, लेकिन जब उनको निमंत्रण भेजा गया तो उन्होंने इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी। इससे इस पर विश्वास नहीं होता। नाना साहब के बारे में भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने यात्रा की थी, अनेक सैनिक छावनियों तक वो गए थे। बहादुर शाह के विषय में जो बयान सीताराम बाबा ने दिया था, वह वास्तविक रूप में प्रमाणित नहीं होता कि वह भी षड्यंत्र में शामिल थे। नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया था। अतः इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता कि क्रांति की पूरी योजना तैयार की गई थी। तथ्यात्मक इसको नहीं माना गया है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के विषय में कहा जाता है कि उसने फारस के शाह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगी थी। केई, डफ और मॉर्टन इसे महत्व भी देते हैं, किंतु यह भी प्रमाणित नहीं हो पाता है। इसकी आलोचना सर सैयद अहमद, जो स्वयं मुसलमान थे, सैयद अहमद खान ने भी की थी तथा इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में उनके साथ संपर्क नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों अलग अलग इस्लाम के अलग अलग वर्ग का नेतृत्व करते थे और ये संभव ही नहीं था कि उनको आमंत्रित किया जाता। सैनिकों ने अवश्य चर्बी वाले कारतूस के प्रकरण पर आपस में चर्चा की थी और पत्र व्यवहार भी किया था, किंतु कोई बड़ी योजना तैयार नहीं की गई थी। किंतु एक रेजिमेंट ने दूसरे से अलग अलग स्थानों से पत्र व्यवहार, सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रकरण पर चर्चा की थी कि इसको स्वीकार न किया जाए। इस पर अवश्य बातें की गई थी और विरोध की योजना अवश्य तैयार की गई थी। डॉक्टर RC मजूमदार लिखते हैं कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और स्वतंत्रता संग्राम ही न ही स्वतंत्रता संग्राम ही था। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो तर्क इस प्रकार हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों ने इसमें भागीदारी की। सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि 1 लाख से अधिक संख्या में सैनिकों की भागीदारी की जाती है।
यह सैनिकों की बड़ी संख्या थी। अमेरिका में केवल 1000 की स्वयंसेवकों की सेना लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन ने नेतृत्व किया था और उसे अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। ये बड़ी विडंबना है कि 1 लाख सैनिक से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं, वे भी विभिन्न स्थानों के, अलग अलग स्थानों के, और उसको राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आश्चर्यजनक है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर युद्ध किया, जबकि सामान्यतः दोनों में परस्पर विरोध था। आपस में एक दूसरे के खिलाफ संघर्षरत थे और उसके बावजूद उन्होंने मिलकर यह संघर्ष किया। यह अवश्य राष्ट्रीय आंदोलन था, संघर्ष था। बड़ी संख्या में जनता ने भी इस संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। विशेषकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जनता की संख्या अधिक थी। अन्य क्षेत्रों में भी आम जनता ने, मजदूरों ने, नाविकों ने, कारीगरों ने इसमें भागीदारी की थी। भारत के एक बड़े हिस्से में विद्रोह खड़ा किया गया, जिसमें दमदम, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, दानापुर, जगदीशपुर, अवध, नसीराबाद, नीमच, आबू, मारवाड़, मेवाड़ के अनेक हिस्सों में, फिरोजपुर, पेशावर, जालंधर, सागर, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह और हनुमान सिंह ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। विद्रोह का तीव्रता के साथ फैलना यह प्रमाणित कर देता है कि यह राष्ट्रीय संग्राम था तथा अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्यापक था। तभी सूचना मिलते ही तीव्रता के साथ इस विद्रोह का विस्तार हुआ। जनरल ब्लॉक को अपनी सेना के साथ नदी पार करने हेतु नाव और नाविक उपलब्ध नहीं हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि नाव चलाने वालों में भी अंग्रेजों के प्रति विरोध था तथा वह अंग्रेजों को विदेशी मानते थे और उन्होंने अपने देश के लिए अपनी मजदूरी छोड़ी और अंग्रेजों को नदी पार नहीं कराया। कानपुर के मजदूरों ने अंग्रेजों के लिए काम करना बंद कर दिया। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि एक गरीब वर्ग जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्होंने अपनी मजदूरी को ठोकर मार दी। यह अंग्रेजों के खिलाफ भावना थी और राष्ट्रीयता की निश्चित रूप से बात थी कि एक मजदूर है, वो अपनी मजदूरी को छोड़ देता है। त्याग था उनका। बहादुर शाह द्वारा गौ हत्या को प्रतिबंधित करने की घोषणा करना यह प्रमाणित करता है कि वह हिंदू और मुस्लिम एकता चाहता था और अंग्रेजों के खिलाफ धार्मिक एकता की भावना का विकास बहादुर शाह के द्वारा करने का प्रयास किया गया था। बहादुर शाह का राजपूतों को पत्र प्रमाणित कर देता है कि राष्ट्रीयता के तत्व इस विद्रोह में थे। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि किसी भी मूल्य पर फिरंगियों को भारत से बाहर निकाला जाए। मैं यही चाहता हूं कि भारत पुनः स्वतंत्र हो जाए, किंतु इसके लिए देश में जो क्रांति चल रही है वह तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक इसका नेतृत्व कोई योग्य व्यक्ति अपने हाथ में न ले ले और जो देश की बिखरी शक्तियों को एकत्र कर सके और इस युद्ध का संचालन कर सके। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि अंग्रेजों के भारत से निकल जाने के बाद मैं भारत पर शासन करूं, लेकिन यदि आज सभी देशी राजे शत्रु को बाहर निकालने के लिए लोहा लेते हैं तो मैं अपनी सारी शक्ति और अधिकार देशी नरेशों के संघ के हाथ सुपुर्द कर देने को तैयार हूँ। यह पत्र प्रमाणित करता है कि राष्ट्रीयता की भावना बहादुर शाह में और भारतीयों में अवश्य थी, जिसके लिए लगातार इनकार किया जाता है कि राष्ट्रीयता का कोई तत्व नहीं था, कहीं भी नहीं था, किसी घटना में जाहिर नहीं होता। ये स्पष्ट हो जाता है। इसका लेख मौजूद है, प्रमाण उपस्थित है। किसी भी राष्ट्रीय क्रांति में देश की संपूर्ण जनता भागीदारी नहीं करती, चाहे वह देश अमेरिका हो या फ्रांस हो या अन्य कोई देश हो। अल्पसंख्या में ही लोग आगे आते हैं। तत्कालीन राष्ट्रीयता वर्तमान राष्ट्रीयता से पृथक थी। उस समय न तो यातायात के साधन विकसित थे, न संचार के साधन, न शिक्षा का प्रसार भारत में हुआ था, न ही पूरा भारत जागरूक था। देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। लंबे समय तक देश पहले मुसलमानों और फिर अंग्रेजों के अधीन था। अतः उस काल के दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आज के मापदंडों से देखने पर यह घटना राष्ट्रीय प्रतीत नहीं होती है, किंतु राष्ट्रीयता हेतु तात्कालिक मापदंड निश्चित रूप से पृथक था और उस काल के दृष्टिकोण से ही उस काल की घटना को देखा जाना चाहिए, न कि आज के दृष्टिकोण से। उस काल के दृष्टिकोण से यह राष्ट्रीय अवश्य था। विदेशी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना सभी क्रांतिकारियों का एक लक्ष्य था। यद्यपि सभी के उद्देश्य पृथक थे, किंतु उद्देश्य की पृथकता
जितना मायने रखती है उससे अधिक यह मायने रखती है कि अंग्रेजों को उन्होंने विदेशी माना। अगर उन्होंने अंग्रेजों को विदेशी माना तो इस देश को स्वदेशी भी तो माना। उसके विपरीत धारणा तो उनकी थी कि ये हमारा देश है और ये विदेशी हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीयता की भावना थी। बड़ी संख्या में राजाओं, जमींदारों, ताल्लुकेदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। मजदूरों ने, व्यवसायियों ने, कारीगरों ने, नाविकों ने, आम जनता के बीच से बड़ी संख्या में इस क्रांति में लोगों ने आहुति दी। महिलाओं ने भी इसमें हिस्सेदारी की। मेरठ की महिलाओं ने प्रेरित किया उनको क्रांति करने के लिए। मात्र सैनिकों ने ही इस विद्रोह में भागीदारी की, यह कहना ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि आम जनता, मजदूरों, कारीगरों, व्यवसायियों ने भी इसमें भाग लिया, नाविकों ने भी इसमें भाग लिया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जनता ने बड़ी संख्या में इस स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी की थी। राजपूतों एवं मराठों के साथ मुस्लिम शासकों की परंपरागत शत्रुता के कारण इनके द्वारा बहादुर शाह का साथ नहीं दिया गया था। इस हेतु अंग्रेजों ने कूटनीतिक चालें भी की थीं। भड़काया था बहादुर शाह का राजपूतों को पत्र तथा गो हत्या को समाप्त घोषित करना इस बात को प्रमाणित करता है कि बहादुर शाह ने राजपूतों और हिंदुओं की सहानुभूति या विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि अंग्रेज उसके खिलाफ मराठों को, राजपूतों को या हिंदुओं को भड़का रहे हैं। इस विद्रोह में सामान्य जनता के लोग सैनिकों की तुलना में अधिक संख्या में मारे गए, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आम जनता के लोगों ने बड़ी संख्या में इस संघर्ष में भागीदारी की थी, तभी वो ज़्यादा संख्या में मारे गए थे। और 1 लाख से ऊपर तो सैनिक थे, तो स्वाभाविक है कि उससे कहीं अधिक लोगों की संख्या अवश्य रही होगी। विद्रोह का प्रारंभ मेरठ में हुआ। उन्हें प्रेरित और उत्तेजित करने का कार्य मेरठ की महिलाओं के द्वारा किया गया। उनके तानों से उत्तेजित होकर ही सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की। कहा जाता है कि मेरठ की महिलाओं ने उन्हें चूड़ियाँ भेंट की थी और उन्हें उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था कि तुम्हारे भाइयों के साथ अंग्रेज किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, तुम शांत क्यों बैठे हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है और तुम चुप बैठे हो। इन तानों से चिढ़कर ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इससे प्रमाणित हो जाता है कि महिलाओं में भी जागृति थी तथा अंग्रेजों का विरोध उनके मन में भी विद्यमान था। वे भी आक्रोशित थीं। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल सोनाखान, जो हमारे कॉलेज से बहुत पास है, यहाँ के आदिवासी जमींदार इस विद्रोह में सम्मिलित होते हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि यह राष्ट्रीय आंदोलन था। वीर नारायण सिंह इनका नाम था, ये इस विद्रोह में सम्मिलित हुए थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के सभी वर्गों में असंतोष तथा अंग्रेजों के प्रति विरोध व्याप्त था। फ्रांस में पेरिस नगर की जनता के द्वारा आंदोलन किए जाने तथा आक्रामक होने के कारण फ्रांस की राज्य क्रांति घटित होना स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसे इतने बड़े भारतीय क्षेत्र में लाखों की संख्या में जनता, व्यवसायी और मजदूरों ने इस घटना में सम्मिलित हुए थे, तो इसको क्रांति क्यों नहीं मानी जाती। पूरे फ्रांस में केवल पेरिस की भीड़ शामिल होती है और वह क्रांति मान ली जाती है। अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन 1000 स्वयं सेवकों के साथ संघर्ष करता है और राज्य क्रांति मान ली जाती है। और यहाँ लाख से ऊपर सैनिक हैं। कहाँ 1000, उसके 100 गुना से अधिक, 1 लाख से अधिक भारतीय सैनिक इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जनता भी उससे अधिक मात्रा में सम्मिलित होती है, लेकिन इसको हम क्रांति नहीं कहते हैं। आश्चर्यजनक है। यद्यपि अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग होती हैं, किंतु संख्या के आधार पर तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह राज्य क्रांति थी। अंग्रेजों ने राजपूतों, मराठों एवं अन्य शासकों को बहादुर शाह के नाम से भड़काया तथा पद, धन और सम्मान का लोभ दिखाकर इस राष्ट्रीय क्रांति से न केवल पृथक रखा, बल्कि उनका सहयोग भी प्राप्त कर लिया। यह अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों की सफलता थी, किंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के मध्य में वर्तमान की तरह देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना और सक्रिय राष्ट्रीयता की अपेक्षा करना सर्वथा अनुपयुक्त है। विद्रोह में सामंतीय नेतृत्व उपलब्ध था, निश्चित रूप से उपलब्ध हुआ था, और उसे काल की दृष्टि से सामंतों के प्रति जनता की जो निष्ठा थी, उसे देशभक्ति की ही पर्यायवाची थी, ऐसा माना जाना चाहिए। किसी भी देश में घटित क्रांति में
देश की संपूर्ण जनता कभी भी भागीदारी नहीं करती है। सदैव अल्पमत ही सक्रिय होता है। किसी भी विद्रोह में दृढ़ संकल्पवान वर्ग सदैव गणना में अल्प ही होता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ सैनिकों के विद्रोह से हुआ। अपदस्थ शासकों एवं जमींदारों ने इसका नेतृत्व किया, सहयोग किया, किंतु सर्वसामान्य जनता ने इस क्रांति में आंशिक सहयोग देकर इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया। उपरोक्त तर्कों से यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि 1857 की घटना अनिवार्य रूप से प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। यह प्रथम भी था, राष्ट्रीय भी था और स्वतंत्रता संग्राम भी था। हम आर.सी. मजूमदार के निष्कर्ष से कतई सहमत नहीं हैं। यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम था।